सर्वेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायाम् अस्याम्। नवरात्रारम्भः श्वः प्रभृति वर्तते मित्राणि। अतः आदौ तु सर्वेभ्यः शुभकामनाः नवरात्रपर्वणः। किंच श्वः आरभ्य विजयादशमीं यावत् इदमध्यापनं स्थगितं भविष्यति। ततः विजयादशम्याः अनन्तरम् अग्रिमगुरुवासरात् अनन्तरं यः गुरुवासरः ततः पुनः आरभ्यते, आरब्धो भविष्यति, आरप्स्यते। अतः अद्य इयं विजयादशमी पर्वणः प्राक् अथवा नवरात्रात् प्राक् अन्तिमा कक्षा इयम्। अब इसके बाद कक्षाएं नवरात्र के बाद होंगी मित्रों। ये आज अंतिम कक्षा है और इस कक्षा में हम जो आहरगण साधन की बात कर रहे थे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आहरगण साधन में उपपत्ति हम लोग पढ़ रहे थे और हालांकि सूत्र के बारे में मैंने पहले ही कह दिया था। अब अगर हम उसके उपपत्ति की बात करें तो दो चीज़ें आती हैं। कल हमने ये कहा था कि जितने भी सौर वर्ष हैं उन सौर वर्षों को मास बना लीजिए, जैसे कि यहाँ है। अब चूँकि सूर्य सिद्धांत का है इसलिए सृष्टि से आरंभ करते हैं। तो सृष्टि से जो उन्होंने बोला था खचतुष्कमाद्यग्नि शरदंध्र निशाकरा, ये संख्या हो गई। फिर त्रेता युग का उसमें वर्ष जुड़े, द्वापर के वर्ष जुड़े और फिर वर्तमान कलयुग के वर्ष जुड़ गए। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी मित्रों। तो सृष्टि से आरंभ करके और वर्तमान वर्ष यावत वर्षम यावत एतावंती सौरवर्षाणि अतीतानि, ये हो गया। एक तो ये बात हो गई, ठीक। फिर जो दूसरी बात है वो ये कि फिर उन्होंने बोला था कि अतः ऊर्ध्वमी युक्ता गत कालाप संख्या मासीकृता। अब इनको मासीकृत कर लेंगे। तो मासीकृत ये किया, 12 से गुणा कर दिया तो और वो सब के सब ये इतने मास बन गए। ये इस जो ये वर्ष चल रहा है 2077 विक्रम संवत, इसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की बजाय अगर मेष संक्रांति बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा कि मेष संक्रांति, इसकी बजाय यहाँ लिखना चाहिए मेष संक्रांति तक, है ना। पर्यंतम, कि मेष संक्रांति पर्यंत जो है ये निकल गया आपका। अब उसके बाद उसको मासीकृत कर लिया, ये हो गया आपका। अब वर्तमान जो वर्ष है जो इदं वर्षं प्रवर्तमानं वर्तते तत्र चैत्रमासादारभ्य चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद एते 6 चांद्रमासाः अतीताः। अतः अतीत चांद्रमास संख्या तुल्य सौरमासाः अत्र योजिताः। यतो 6 चांद्रमासाः युक्ताः अतीताः, अतः सप्तमः चांद्रमासः प्रवर्तते। चांद्रः यः सप्तमः आश्विन मासः यः वर्तते स तु अधिमासः, किन्तु तस्यापि तत्र गणना तु अस्माभिः करणीयं खलु। तर्हि षष्ठः अतीतः, सप्तमः प्रवर्तमानः वर्तते, सप्तमः मासः यः अधिकमासः वर्तते अधिक आश्विनमासः। तो ये 6 महीने भी आपने जोड़ लिए। तो अब जब आपने 6 महीने मासिकता युता मासैः मधु शुक्लादिभिगतैः, तो मधु शुक्ल चैत्र शुक्ल प्रतिपदातः आरभ्य अधिक आश्विन शुक्ल प्रतिपद यावत् षण्मासाः अतीताः चांद्रमासाः। अतः यावन्तः चांद्रमासाः अतीताः 6 तत्तुल्य संख्याकाः सौरमासाः युक्ताः।
ये हमने उनके तुल्य जितने सौर मास मान के हमने जोड़ दिया। तो अब ये हो गया आपका अधिक आश्विन मास के आरंभ तक इतने सौर मास चांद्रमास आपके पास आ गए, गत चांद्रमासाः। इसको इसीलिए मैंने ब्लू से लिखा है, इसमें लिख देता हूँ गत चांद्रमासाः। यहाँ लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा ना। तो अब ये क्या हो गया कि सृष्टावधिकाः गत चांद्रमासाः। गत सौरमासाः, चांद्रमासा नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, गत सौरमासाः। ये हो गया, यही है ये सृष्टि के आरंभ से लेके ये जो अधिक आश्विन मास। तो इसका मतलब क्या हो गया, 23 अरब 47 करोड़ 62 हज़ार इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो 23 अरब 47 करोड़ 6,21,458 चांद्रमास अब तक में बीत गए हैं। ये सौर मास अब तक में बीत गए आज तक, सृष्टि के आरंभ से लेके। ये इसका मतलब हुआ चांद्रमास। बात समझ आ रही ना, सौर मास जो आपने 12 से गुणा करके ले आए आप, ठीक है। तो मासिकता युता मास ही मधु शुक्लादि भी, और मधु शुक्ल भी जोड़ दिया ना आपने, चैत्र शुक्ल से लेके जितने भी 6 मास थे ये भी आपने जोड़ दिया, मधु शुक्लादि भी ही पृथक स्थाः। अब इसी वैल्यू को 2 जगह रखना है हमको, एक जगह यहाँ रखेंगे, एक जगह यहाँ रखेंगे। तो अब इसके आगे की जो बात है, इसको करने के पहले अब उत्पत्ति की बात कर लें हम लोग। तो अब देखिए यहाँ कल भी हमने ये बात कही थी, थोड़ा संकेत दिया था, और जो इन विषयों को जानते समझते हैं वो इसको अच्छी तरह जानते हैं कि जो सौर मास है, ये सौर मास, सौर वर्ष जो है, सौर वर्ष का नया सौर वर्ष का जब आरंभ हो रहा है तो इसका मतलब मेष संक्रांति से आरंभ हो रहा है, वो है ना। सौर वर्ष का आरंभ तो मेष संक्रांति से ही होता है ना। तो सौर वर्ष का आरंभ मेष संक्रांति से रहा है, नहीं, मेष संक्रांति तक का आपके पास ये सारा का सारा वैल्यू आ गई है यहाँ तक की, ठीक। फिर हमने क्या किया, मेष संक्रांति के बाद से हमने इसमें कितने, मेष संक्रांति जब आरंभ हुई तो मेष संक्रांते आरभ्य मेष मासः प्रवर्तयिष्यते। तो मेष मासः, वृषः, मिथुन मासः, कर्क मासः, सिंह मासः इति यावन्तः सौरमासाः अतीताः तेषां गणनां कृत्वा तान् मासान् संकलय्य अत्र विलिख्य योजनीयाः। जितने सौर मास बीते उतने मास यहाँ लिख के हमको जोड़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने सौर मासों को यहाँ नहीं जोड़ा, हमने चैत्र से गणना आरंभ की और चांद्र मास जितने बीत गए उनके तुल्य हमने मान लिया कि सौर मास बीत गए और हमने जोड़ दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो आप कहेंगे इसमें क्या विशेष हो गया, क्या हो गया भाई, आखिरकार आप अधिक आश्विन तक आ गए ना, तो हो गया, इसमें विशेष क्या है। लेकिन विशेष है, विशेष ये है कि यद्यपि आप अधिक आश्विन मास के आरंभ तक आ गए इस तरीके से, लेकिन यहाँ आपने किया क्या है, यहाँ आपने आम फलों की संख्या में सेब फलों की संख्या को जोड़ दिया है। तो आम और सेब एक साथ कुल मिला के फल, तो फल से खाली मतलब है तब तो फिर वो कुल फल हैं, लेकिन समान जाति के फल नहीं हैं आम और सेब, इसलिए आमों को अलग जोड़ना पड़ेगा, या तो आम जोड़ लीजिए या तो सेब जोड़िए, है कि नहीं। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ तक तो आम लिया, फिर यहाँ से सेब उठा लिया। ये एक, मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो ये एक व्यावहारिक दोष है। और आम और सेब जो हम कह रहे हैं सिर्फ नाम से ही नहीं है, आप उनको भी देख भी तो लीजिए ना कि भाई सौर मास आपका हो रहा है संक्रांति से संक्रांति तक, और जो चांद्र मास होता है वो अमावस्या से अमावस्या तक होता है। तो जो सौर मास है, अच्छा सौर मास जो होता है वो माप में बड़ा होता है, सावयव 33 सावन दिन ही संपद्यते, 30 दिन से लगभग 30.5 सावन दिन चाहिए एक सौर मास को समाप्त होने में, और चांद्र मास को समाप्त होने में 29.5 दिन चाहिए। तो माप में भी आप देखेंगे तो सौर मास और चांद्र मास में व्यत्यास है, वैषम्य है, व्यत्यास तो नहीं कहेंगे, वैषम्य कहेंगे। तो
यानी कि इसीलिए मैंने आम और सेब का उदाहरण लिया था कि ये इनकी प्रकृति, इनका मान भिन्न होता है और इनका मान भिन्न होता है। सौर मास संख्या में, सौर मास मान में बड़ा होता है सावन दिनों की सावन दिनों से जब हम उसकी माप करते हैं, और चांद्र मास छोटा होता है। तो इसलिए दो भिन्न प्रकार के मासों का यहाँ संकलन आपने किया है, ये एक दोष हुआ। और इस दोष से ये जो हमने किया, ये इस प्रकार का संकलन किया, तब आप कहेंगे कि भाई तो फिर ऐसा है तो हम सौर मासों को ही ले लेते। लेकिन अब यही एक थोड़ा स्थिति रहती है सौर मासों के साथ कि एग्जैक्ट संक्रांति जब तक पंचांग आपको न पता हो, या तो हर दिन आप ऑब्जर्वेशन करते रहें, तब तो आप जाके सौर मासों को पकड़ पाएंगे, है ना, वरना सौर मासों को पकड़ पाना भी कठिन है। लेकिन ये है कि चांद्र मास एकदम स्पष्ट है आपका, क्योंकि अमावस्या से अमावस्या तो एकदम क्लियर होती है ना कि भाई अमावस्या तो दिखती है, तो व्यक्ति थोड़ा सा अगर ध्यान रखेगा, स्मरण रखेगा, तो कितनी अमावस्या बीत चुकी है उसको इस बात का ध्यान रहेगा, और उससे ये एक माने कि ज़्यादा प्रत्यक्ष है, कन्फ्यूजन नहीं है जिसमें। देयर इज़ नो इंट्रिकेसी इन दैट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यू मून्स, ठीक है ना, वो उसका आपको कैलकुलेशन करने में कोई समस्या नहीं है। अमावस्या से अमावस्या का, चाहे फुल मून से फुल मून, पूर्णिमा से पूर्णिमा का, तो हम इसीलिए तो कहा है ना कि मासस तथा तिथियस्तु हीनांशुमानात्, कि मास और तिथियों की जो गणना है वो हम तुहिनाम शनि चंद्रमा के मान से करते हैं। तो इसलिए हमने चांद्र मास तो ले लिया, चांद्र मास जो हमारे बीते आश्विन के पहले तक में 6 भाद्रपद तक उनको ले लिया, लेकिन उनके वो हमने ये कहा कि जितने चांद्र मास बीते हैं उतना ही सौर मास बीत गया, ये मान के हमने और इनको कर दिया। तो बेसिकली ये हैं चांद्र मास ही, लेकिन हम सौर मास मान के इनको जोड़ रहे हैं। तो इससे आपत्ति कहाँ आई, इससे विषमता कहाँ आई, सवाल ये है। यहाँ तो जुड़ गया, विषमता कहाँ आ रही है? तो विषमता ये आ रही है मित्रों कि देखिए, जब आप ने ये बात कही, क्या बात कही, आपने ये कहा कि हम सृष्टि आदि से लेके, ये है सृष्टि आदि, मान लीजिए ये पॉइंट है सृष्टि आदि आपका, है, इसको हमने नाम दिया सृष्टि आदि, और सृष्टि आदि से लेके ये आप मान लीजिए कि यहाँ तक, और आगे तक, यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक आप आ गए, और ये आपका क्या हो गया, ये मान लीजिए हो गया आपका मेष संक्रांति। इसको ऊपर लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नीचे फिर हमको दूसरी चीज़ें लिखनी होंगी। तो मेष संक्रांति लिख दीजिए आप, किसकी, 2077 की मेष संक्रांति ये है, ठीक, बात समझ में आ गई। और फिर हमने क्या किया, इसमें चैत्रादि चांद्रमास जोड़े। तो मित्रों ऐसा होता है कि मेष संक्रांति से पहले आपका चैत्रादि चांद्रमास ये आरंभ हो गया, ये है, इस पॉइंट पे चैत्रादि आरंभ हुआ। क्यों आरंभ हुआ चैत्रादि चांद्रमास यहाँ पे? क्योंकि चांद्रमास छोटा होता है और सौर मास बड़ा होता है ना। तो जो हम कैलकुलेशन किए थे ना, कौन वाली कैलकुलेशन, ये वाली मासों की, ये जो आप कैलकुलेशन किए थे गुणा करके, ये 23 अरब 47 करोड़ प्लस वाली, ये थे आपके सौर मास। अब इन सौर मास तक आपने जो गणना की है, ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कहाँ तक आ रही है, ये यहाँ तक आ रही है, मेष संक्रांति तक, ये है मेष संक्रांति, ठीक है। मेष संक्रांति। और चैत्रादि चांद्रमास उसके पहले आरंभ हो गया है, ठीक।
तो चैत्रादि चांद्रमास जब पहले आरंभ हो गया तो अब आप देखिए कि हम फिर अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये मान लीजिए यहाँ पे अधिक आश्विन आरंभ हो जाता है इस पॉइंट पे। क्या आरंभ हो गया? अधिक आश्विन। तो यहाँ से यहाँ तक चैत्र के 6 महीने हो गए आपके। चैत्र तो आप तो इन 6 महीनों को भी आपने जोड़ा। ये जो 6 महीने हैं ये आपने जोड़ दिया, ठीक। तो अब हम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, विषमता कहाँ आ रही है? विषमता ये आ रही है कि ये जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है कौन वाला? ये वाला। ये जो हिस्सा है ना, ये इसकी डबल काउंटिंग हो गई कि नहीं हो गई? इस हिस्से की डबल काउंटिंग हुई ना। क्यों हुई डबल काउंटिंग? क्योंकि जब एक बार आपने यहाँ से यहाँ तक सौर मास, जब सौर वर्षों को सौर मास में कन्वर्ट किया था तो मेष संक्रांति यानी इस पॉइंट तक आप आ गए थे। फिर क्या हुआ? फिर आपने चैत्रादि जितने मास बीते हैं उनको भी आपने ऐड कर लिया। तो जब आपने ऐड किया तो चैत्र मास तो यहाँ से आरंभ हुआ। तो ये हिस्सा जो ऑलरेडी सौर मास मेष संक्रांति तक सौर वर्षों का सौर मासों में कन्वर्जन होने पे आप यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन चैत्रादि से गणना करने पे फिर आपको यहाँ से ये 6 मास जोड़ने पड़ रहे हैं। तो ये हिस्सा 2 बार काउंटिंग में आ गया। एक बार यहाँ ऑलरेडी आ गया था जब आप पहुँच गए थे, और दूसरी बार जब आपने चैत्र से गणना आरंभ कर दी तो ये यहाँ पे एक व्यतिक्रम उत्पन्न हो गया है, ठीक है ना। ये ही दोष है, सेब को और आम को जोड़ने में यही दोष है, गधों को और घोड़ों को एक साथ जोड़ने में यही दोष है, हैं? अब गधे और घोड़े एक साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं आजकल? तो ठीक है, जुड़ने दीजिए, वो राजनीतिक बात हो जाएगी। तो अब ये दोष जो मैंने आपको बताया ना, वही इस दोष की बात ये कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, कहते हैं तेषु चैत्रादिगत चांद्रमास तुल्याः सौरमासाः योज्यन्ते, जो हमने जोड़ दिया, चैत्रादि चांद्रमास गत चांद्रमास तुल्याः सौरमासाः योज्यन्ते तदा ते च अभीष्ट संक्रांतिवधिकाः सौरमासाः भवन्ति, ठीक। तो अभीष्ट संक्रांति तक के सौर मास आपको मिल जाएंगे। परम आपका अमावस्या मान लीजिए यहाँ पे, जिसे आप दर्श कह रहे हैं, ठीक। तो अब दर्शाग्रतः और यहाँ संक्रांति हो रही है, तो दर्शाग्र संक्रांति कालयो हो, ये दर्शाग्र हो गया, ये संक्रांति हो गई, ये देख रहे हैं ना, ये संक्रांति है। तो दर्शाग्र, दर्श से या दर्श यानी अमावस्या, इस अमावस्या से आगे और संक्रांति के पहले, तो दर्शाग्र और संक्रांति कालयो हो अंतर्वर्तिना अधिमास शेषेण अधिकाः भवन्ति। तो ये चीज़ अधिक हो गई, इसे ही क्या बोलते हैं? यही जो है हिस्सा, इसे हमने क्या बोला? इसी को हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? ये अधिमास शेष है। क्या है ये? इसको बोला, इतना लंबा खींच लीजिए तो यहीं कहीं लिख दीजिए। ये क्या हो गया? ये अधिमास शेष है, अधिमास का शेष है ना। मास का शेष यानी कुछ दिन होंगे, तो ये दिन हो गए, वो दिन है। तो यही इसी से अधिक हो गया ना, आपने एक्स्ट्रा ये ऐड हो गया इस तरीके से, क्योंकि आप मेष संक्रांति तक पहुंच ही गए थे, लेकिन चैत्रादि चांद्रमास जो बीत गए उनके तुल्य उनकी संख्या के तुल्य सौर मास दोबारा जोड़ने से फिर आपने यहाँ से एडिशन स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए ये जो बीच का हिस्सा है, दर्शाग्र संक्रांति कालयोर अंतर्वर्तिना, दर्शाग्र और संक्रांति कालयोर अंतर्वर्तिना अधिमास शेषेण अधिका, अधिमास शेष अधिक हो गया, ठीक है। इस बात को उन्होंने कहा कि दर्शाग्रतः संक्रम कालतः प्राक् सदैव तिष्ठत्यधिमास शेषम इत्युक्ते है, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? इसे ही अधिमास बोलते हैं। भास्कराचार्य के वचन को दे रहे हैं कि दर्शाग्रतः अर्थात अमावास्यायाः अग्रे यदा
अग्रे अग्रतः संक्रमकालतः प्राक् और संक्रमणकाल संक्रांति तर्हि दर्शान्तात् अग्रे यदा गच्छामः ततः संक्रांति यदा पतति तदन्तर्यो तद् मध्यवर्ती कालं वर्तते यत् कालः यः वर्तते मध्यवर्ती कालः स एव अधिमास शेषत्वेन व्यपदिश्यते व्यवह्रियते, उसे ही हम अधिमास शेष कहते हैं। तो वो जो अधिमास शेष आपने एक्स्ट्रा कर दिया। अब ये एक जो टेक्निकल ग्लिच है, टेक्निकल एक जो ये फॉल्ट जो हुआ, इसका फिर आगे इसके बारे में सोचेंगे कि इसका क्या कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई। ये उपपत्ति में प्रायः आहरगण के सवालों में जो आगे हैं, जो आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो आप आचार्य की चाहे शास्त्री तृतीय वर्ष के सिद्धांत ज्योतिष के छात्र हैं, चाहे आचार्य के फलित ज्योतिष के छात्र हैं, उनमें यह प्रश्न भी आ सकता है, और नहीं आ सकता है तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं इन प्रश्नों को। तो आहरगण में यही सब एक दो चीज़ें प्रश्न पूछने वाली होती हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ एक टेक्निकल जो ग्लिच आया, जो एक फॉल्ट आया, वो एक दोष आया, वो यहाँ आया है। और ये दोष ज्ञातवा करते हैं क्योंकि और कोई आपके पास साधन नहीं है मासों की गणना का, क्योंकि मासों की गणना का, प्रत्यक्ष गणना का साधन आपके पास, माध्यम आपके पास सिर्फ चांद्रमास ही है। आपके पास सौर मास आप ले आए थे, उनमें सौर मास में चांद्रमास जोड़ना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये हो गया, एक तो ये बात है। अब आगे वो कहते हैं, उपपत्ति को देखेंगे हम, कि तेषां सौरमासानां चांद्रमास गणनार्थम अधिमासा नयनम। अब जब बात हो गई है कि ये आपके ये अब आपका आ गया सृष्टि आरंभ से लेके वर्तमान जो आश्विन मास चल रहा है, अधिक आश्विन मास, उसके आरंभ तक कि ये सौर मास आपको मिल गए। ये सौर मास है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इन सौर मासों को हम क्या करेंगे, चांद्र मास में परिवर्तित करना है। तो सौर मास को चांद्र मास में परिवर्तित करने का नियम क्या है बताइए भाई। देखिए, कल भी हमने इस बात पे चर्चा की थी। इसको अगर सूत्र रूप में लिखें तो यही लिख सकते हैं आप। क्या लिखेंगे, इधर ही पीछे लिख देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। तो देखिए, ऐसा है ना कि सौर मास, अच्छा, भवंति शिश्नो मासा सूर्यंतु भगणांतरम रवि मासो नितास्ते तो शेषा सुरधि मास का, ये तो बोला था ना। रवि मासो निताहा ते स्युः रवि मासो नितास्ते स्युः रवि मासो नितास्ते चेत रवि मासो नितास्ते स्युः शेषा। अब वो देखिए, वो श्लोक में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। वो श्लोक क्या है, वो श्लोकों को बहुत ध्यान रखना भैया हैं। अब हम लोगों की स्मरण शक्ति उतनी बढ़िया है नहीं, तो अब चीज़ें उतनी याद रहती नहीं हैं। विषय तो प्रवर्तन हो जाता है, लेकिन अब स्मरण इतना ध्यान नहीं हो पाता है मुझको। मैं वैसे भी, मेरी स्मरण शक्ति कमज़ोर ज़्यादा है, मुझे कई बार अब तो चीज़ें भूल जाती हैं। तो रवि मासो नितास्ते तू शब्द है, तू शेषा सुरधि मास का। वहाँ क्या उन्होंने बोला था, वहाँ उन्होंने यही बोला था कि रवि मास ऊनिता ते, कि सौर मास ऊनित कर देंगे, ते चांद्रमासा, कि चांद्रमास जो होते हैं उन, ये इसी से लिख लेते हैं कि ये जो चांद्रमास है, चांद्रमासा माइनस, अगर इसमें हम सौर मास को घटा दें, सौर मासा, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेंगे अधिमास। चांद्र मासों की संख्या से सौर मासों की संख्या को अगर आप घटा देंगे तो आपको अधिमास मिलेगा। जैसे 32 सौर मासों में 33 चांद्र मास होते हैं, तो 33 हो गए आपके चांद्रमास। सौर मास 32, सौर मास हो गया। ये दिखाई दे रहा है ना, अब मैं कोई थम्स अप कर दे जो देख रहा हो, मुझे सुनाई दे जाएगा क्योंकि कैमरा बैक साइड में है। तो अगर दिखाई दे रहा हो तो थम्स अप कोई कर देगा। कोई नहीं देख रहा है तब तो फिर भगवान ही मालिक है।
तो 33 चांद्रमास और 32 सौर मास, ये आप माइनस करेंगे तो 1 अधिमास, यही तो हुआ ना। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि सौर मास आपके पास हैं, तो सौर मास मासाः प्लस अधिमासाः बराबर चांद्रमासाः, ये कह सकते हैं ना। यही तो कह सकते हैं कि सौर मास में अगर अधिमासों को जोड़ दे तो हम चांद्रमास पा सकते हैं। तो अभी हम यही, हमारा लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगा। क्या करेंगे हम कि हमारे पास सौर मास हैं, अब इन सौर मासों को हमको चांद्रमास में ले आना है। तो हम क्या करेंगे, हम अधिमासों का पता लगाएंगे कि जितने सौर मास हमारे पास हैं उतने सौर मासों में कितने अधिमास बीत गए होंगे। ये पता लगा के जितने बीत गए उन अधिमासों को हम सौर मास में जोड़ देंगे तो हमको चांद्रमास मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए वही आनुपातिक हैं, अनुपातस्य आश्रयम स्वीकुर्मः। क्या करेंगे, क्या अनुपात क्या रहेगा, तो अनुपात रहेगा कि यदि युग सौरमासैः किं भवति, थोड़ा छोटा लिखूँ ना, यदि युग सौरमासैः युगाधिमासाः तर्हि इष्ट सौरमास या गत सौरमास ही कर लीजिए, गत सौरमास ही किम। तो अब क्या करेंगे आप यही करेंगे कि युगाधिमासाः बटे, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। क्या करेंगे हम अनुपात जो लगाए हैं उसमें कहेंगे कि ये था ना क्वेश्चन हमारे पास, क्या क्वेश्चन था कि युग सौरमासे ही यदि युगाधिमासाः लभ्यन्ते तदा एकेन मासेन किम, तो युगाधिमासाः बटे युग समास तर्हि गत सौरमासे ही किम या के। तो प्रश्न बना, तो इसका उत्तर कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तर्हि एकेन किम, ऐसे कर दूँ क्या, तर्हि एकेन मासेन किम, एकेन मासेन क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा क्या कि युगाधिमासाः बटे युग सौरमासाः। ठीक है ना। युग के अधिमासों में युग के सौर मास का अगर हम सीधी बात अगर मैं कहूँ तो जो हमने एकस्मिन् महायुगे यावन्तः अधिमासाः पठिताः ते अधिमासाः यदि युग सौरमासैः विभज्यन्ते अस्माभिः तर्हि एकेन सौरमासेन कियत् अधिमासमानं लभ्यते इति ज्ञातुं शक्यते। ठीक, तो एक सौर मास में कितना अधिमास का हिस्सा, एक अधिमास तो पूरा होगा नहीं क्योंकि 32 सौर मासों में जाके होता है, तो एक सौर मास में कितना होगा ये पता चल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, युगाधिमास बटे युग सौर मास, यही तो करते हैं ना हम लोग। मैथमेटिक्स इतना तो मेरे ख्याल से सब समझते हैं। तो गत सौर इसको भी कह दूं क्या, इसको अगर कहेंगे तो आप इसी तरीके समझ लीजिए कि 10 दिनों में 1000 किलोमीटर चलता है, तो एक दिन में कितना चलेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं 1000 बटे
10, तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। इसी तरीके से हम लोग उत्तर निकालते हैं कि 5 दिन में 1000, 5 दिन में 100, 5 दिन में अगर मान लीजिए 100 संतरे खाता है तो एक दिन में कितने संतरे खाएगा? हैं 5 दिन में 100 संतरे, तो एक दिन में कितने संतरे? तो 100/5, 20 पंजे 100, एक दिन में 20 संतरा खाएगा। ये इस तरीके से गणित का अनुपात हम लोग करते हैं, इसको ध्यान रखना है। यही यहाँ पे भी लगेगा, यही अनुपात कि एक सौर मास में यदि युग सौर मास है युगादि मासा, तो एक सौर मास है न किम, तो युगादि मासा बटे युग सौर मासा। तो जब एक में इतना, तो जो आपका गत सौर मास है ना, ये पीछे गत सौर मास कितना है? ये 23 अरब 47 करोड़, ये वाला जो वैल्यू है, इतने सौर मासों में कितने अधिमास? तो यहाँ मेरे ख्याल से ये कल्प से है, इसलिए हमको यहाँ एक देखिए बात ध्यान रखनी है हम लोगों को, क्या कि हम यहाँ युग युग बार बार लिख रहे हैं और हमने गणना कल्प से के लगभग से आरंभ कर रखी है, इसलिए युग की बजाय हम क्या कर लेंगे, इसको कल्प कर दीजिए। तो कल्प सौर मास ही कल्पाधिमासाः, तो एकेन सौर मासेन किम, तो कल्पाधिमासाः बटे कल्प सौर मासाः, युग की जगह कल्प कर दीजिए, कल्प सौर मासा। तो गत सौर मास ही किम, तो गत सौर मास में करने के लिए आप क्या करेंगे, एक मास में इतना, तो गत सौर मास कितना है? लगभग 43 अरब है, तो 43 अरब में कितना, तो इसके गुणे 43 अरब हो जाएगा, एक के 43 अरब गुना हो गया ना। तो यानी उसे क्या बोलेंगे हम, तो उसे बोलेंगे इस तरीके से उसे लिखेंगे, उस क्या किस तरीके से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि कल्प सौर मासाः कल्प सौर मासाः बटे कल्पाधिमासाः बटे कल्प सौर मासाः गुणे क्या हो जाएगा, गत सौर मासाः। देख यही करेंगे, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा गत अधिमासाः। क्या मिलेंगे हमको, और ये जो गताधिमास मिलेंगे इनको हम सौर मास में जोड़ देंगे, तो सौर मासाः गत सौर मासाः प्लस गताधिमासाः, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे गत चांद्रमासाः। ठीक, तो इसीलिए क्या बोला उन्होंने कि पृथक्स्थास्ते अधिमासघ्नाः, जो ते यानी कि ते मासाः आगताः गत सौर मासाः ते पृथक्स्था, दो जगह रखेंगे, तो एक ही क्या करेंगे, पृथक्स्थास्ते अधिमास घना, देखिए अधिमास से घना यानी गुणा कर देंगे, और सौर मास विभाजिताः, सौर मास से भाग दे देंगे। जो गत सौर मास आपके पास हैं 43 अरब के लगभग, वो उनको उनको अधिमास से गुणा करेंगे, पृथक्स्थास्ते अधिमास घना, अधिमास से घना यानी अधिमास गुणिताः, और सौर मास विभाजिताः, सौर मास से भाग दे देंगे, तो लब्धाधिमासाः। तो आपको लब्ध क्या होगा, अधिमास, जो लब्धि होगी
कोशेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कितने अधिमास कल्प से लेके आज तक में कितने अधिमास बीते ये पता चल जाएगा। और जब ये पता चल गया तो उस अधिमास को हम जो हमारे पास 43 अरब सौर मास के लगभग सौर मास हैं उनमें जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे, कितने चांद्रमास बीत गए ये पता चल जाएगा। ठीक है, यही मॉडस ऑपरेंडी रहेगा। और इसके लिए अब हम करेंगे, इसको पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसकी उत्पत्ति और फिर आगे चलते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या बोला कि तेषां सौरमासानां चांद्रमासकरणार्थम अधिमासानयनम, तेषां सौरमासानां चांद्रमासकरणार्थम, चांद्रमासकरणाय सौरमासानां चांद्रमासकरणाय अधिमासस्य अपेक्षा वर्तते इति अस्माभिः पूर्वमेव आभाषि। तर्हि तद यदि पठितयुगसौरमासैः पठितयुगाधिमासाः कि यदि युगसौरमासैः या कल्पसौरमासैः कल्पाधिमासाः या युगाधिमासाः तर्हि तदा इष्ट सौर मासैः क, तो इष्ट सौर मास में कितना होता है, तो उसको उन्होंने क्या कहा, इति युग अधिमासाः, जिसे हमने कल्पाधिमास लिख दिया है, बट गुणे इष्ट सौरमासाः जो हमारा गत सौरमास जिसे हम बोल रहे हैं, बटे युग सौरमासा या कल्प सौरमासा। तो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे अधिमास मिलेंगे और कुछ अधिशेष लब्धि जो शेष होगी वो अधिशेष होगी, इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया, इष्टाधिमासा प्लस अधिशेष बटे युग सौरमासा, यानी कुछ पूरा भाग चला गया, कुछ भी शेष नहीं बचा, तब तो सारे के सारे अधिमास हो गए। अगर कुछ शेष बच गया यानी कि अगला अधिमास, मान लीजिए लब्धि आ गई 50,000 तो 50,000 अधिमास बीत गए, और कुछ शेष आ गया मान लीजिए 10, तो यानी कि 50,000 एकवां जो अधिमास है उसके 10 दिन और बीत गए हैं, तो वो जो 10 दिन है वो अधिशेष हो जाएंगे। ठीक है, तो ए भी अधिमास ही साधिशेष ही। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो अधिमास आया इस और इसको और वो भी अधिमास जो है वो अधिमास क्या बोला इन्होंने कि अधिमास होगा और कुछ अधिशेष होगा, है ना। तो इसको ये तो मैंने दिखा दिया, इसको रहने दीजिए, प्लस अधिशेष यहीं लिख देते हैं। अधिशेष बटे कल्प सौर मास, भाई भाग तो कल्प सौर मास ही दे रहे थे ना, कुछ अधिशेष बच गया, जितना मान लीजिए 10 बचा तो 10 ऊपर हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा है, ये शेष बच गया, ये शेष को बता रहे हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अधिमास के साथ साथ इन अधिशेषों को भी इसमें हम जोड़ देते हैं। भाई आया तो वो अधिशेष भी तो है ना, उन अधिशेषों को भी या तो हम जोड़ें, तो वही वो कह रहे हैं, और जोड़ना तो है ही, भाई अधिशेष आया है तो वो क्या कह रहे हैं कि ए भी अधिमासैः साधिशेषैः यदि इष्ट सौरमासाः युक्ताः क्रियन्ते। जब ये जो अधिमास है इसको हमको जोड़ना है सौर मास में, तो इनके ए भी अधिमासैः इन अधिमासों के द्वारा अगर हम सौर मासों को जोड़ देते हैं, और वो क्या कह रहे हैं साधिशेषैः अधिशेष सहित ही, यानी अधिशेष युक्त, यानी इस अधिशेष को भी अधिमास के साथ इस सौर मास में जोड़ देते हैं, तदा अभीष्ट संक्रांति कालिकाः चांद्रमासाः भवन्ति। तो अभीष्ट संक्रांति कालिक चांद्रमास, हमको अभीष्ट संक्रांति जो हमारी है वहाँ तक हमको क्या मिल जाएंगे, चांद्रमास मिल जाएंगे। सौर चांद्रमास गणयोः अंतरस्यैव अधिमास संज्ञात्वात्। तो हमने जो आपको दिखाया था ना चित्र कि संक्रांति संक्रांति तो उन्होंने क्या बोला, तदा अभीष्ट संक्रांति कालिकाश्च चांद्रमासाः भवन्ति। अभीष्ट संक्रांति कालिक चांद्रमास, अभीष्ट